सो हे गाइस, वेलकम टू स्टडी स्किल सक्सेस। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एनटीए अभ्यास की इस क्वेश्चन सीरीज में, जिसके 15 सेशन ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इसका 16 सेशन करने वाले हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके अपकमिंग एग्जाम नीट 2021 के लिए। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। वीडियो के लास्ट में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आउट ऑफ 20 आपका जो स्कोर है वो क्या रहा है। कल आपको मैं सेशन नहीं दे पाया था बिकॉज मैं थोड़ा बिजी था, तो सेशन नहीं बना पाया। लेकिन अब से आपको एक दिन छोड़ के जो है वो सेशन मिलने वाले हैं। जैसे कि आज थर्सडे को एक सेशन होगा, उसके बाद कल फ्राइडे को नहीं सैटरडे को मिलेगा, उसके बाद संडे को नहीं मंडे को मिलेगा। इसी प्रकार से बीच में एक दिन का गैप रह के आपको सेशंस मिलने वाले हैं। फिलहाल बातों के सिलसिले को यहाँ पर करते हैं समाप्त और शुरू करते हैं आज के हमारे इस सेशन को। देन आज के हमारे इस सेशन का जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है कि फिनाइल कीटोनूरिया द्वारा प्रभावित एक व्यक्ति में एक एंजाइम का अभाव होता है जो एमिनो अम्ल डैश को डैश में परिवर्तित करता है। तो इस डैश डैश में क्या आएगा ये आपको बताना है। एन इंडिविजुअल अफेक्टेड बाय फिनाइल कीटोनूरिया लैक्स एन एंजाइम दैट कन्वर्ट्स द एमिनो एसिड डैश इनटू डैश। क्या आएगा? तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पहले आपका आएगा फेनिल एलनिन, उसके बाद आपका आएगा टायरोसिन। फर्स्ट कॉलम जो है उसमें आएगा आपका फेनिल एलनिन, उसके बाद आपका आएगा टायरोसिन। देन ऑप्शन नंबर बी जो है वो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, चलिए अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच वन पेयर बोथ द प्लांट्स कैन बी वेजिटेबली प्रोपगेटेड बाय लीफ। निम्न में से किस एक युग्म में दोनों पादपों का पत्ती द्वारा कायिक प्रवर्धन किया जा सकता है? ए, बी, सी या फिर डी? देखिए, कायिक प्रवर्ध पादप जो होते हैं वो इसके भाग या फिर अंग होते हैं, जो कि उसके प्रजनन का जो प्रक्रम होता है, जो प्रोसेस होती है, उसमें शामिल होते हैं। भले ही उनका मेन कार्य जो है वो ये हो या फिर ना हो। फिलहाल इसकी बात करते हैं तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि ब्रायोफिल्म और कैलेंचो। ब्रायोफिल्म एंड कैलेंचो जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूजन प्रोडक्ट ऑफ पोलर न्यूक्ली इज। ध्रुवीय केंद्रक का संलयन उत्पाद है। तो कौन सा उत्पाद है ये आपको बताना है। देन ऑप्शन नंबर डी इज राइट, द्वितीयक केंद्रक सेकेंडरी न्यूक्लियस जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन के समय अर्ध गुणसूत्र के पृथक्करण की विफलता के परिणाम स्वरूप गुणसूत्रों की लाभ या हानि होती है, इसे डैश कहा जाता है। तो इसे क्या कहते हैं ये आपको बताना है। फेलियर ऑफ सेग्रेगेशन of chromatids during cell division results in the gain or loss of chromosomes. This is called as। तो क्या कहते हैं ये आपको बताना है। देन इसे बोलेंगे एन्यूप्लॉइडी, यानी कि असुगुणिता। असुगुणिता जो है वो इसको हम बोलेंगे, या फिर विषम गुणिता भी आप बोल सकते हैं। असुगुणिता या फिर विषम गुणिता एक ही बात होती है, दोनों ही। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्गली मैच्ड। निम्न में से कौन सा युग्म गलत तरीके से मेल खाता है? तो कौन सा गलत है ये आपको बताना है। आपको दिए गए हैं, जैसे कि फल रस पैक्टिनेज से निर्मित होता है, वस्त्र एमाइलेज से, अपमार्जक लाइपेज से, इसी प्रकार दिए गए हैं। तो गलत कौन सा है ये आपको बताना है। देन जो ऑप्शन नंबर डी आपको दिया गया है एल्कोहल के आगे नाइट्रोजिनेज, ये बिल्कुल ही गलत होगा। एल्कोहल जो होता है वो किण्वन प्रक्रम होती है। किण्वन प्रक्रम यानी कि अवायवीय श्वसन जो होता है उसके द्वारा ये निर्मित होते हैं। तो यहाँ पर जो एल्कोहल दिया गया है नाइट्रोजिनाइज, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न,
हिमगिरी वेराइटी ऑफ व्हीट विच वाज डेवलप्ड बाय हाइब्रिडाइजेशन एंड सिलेक्शन इज मेनली रेसिस्टेंट टू। गेहूं की हिमगिरी किस्म जो संकरण और वरण द्वारा विकसित की गई थी मुख्य रूप से प्रतिरोधी है। तो किसकी प्रतिरोधी है मुख्य रूप से, आपको बताना है। मेनली किसकी प्रतिरोधी है, मेनली किसकी रेसिस्टेंट है, ये आपको बताना है। ठीक है, ए बी सी एंड डी में से राइट आंसर आपको बताना है। तो जो ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, पर्ण और पट्टी कीट, लीफ एंड स्ट्रिप रस जो दिया गया है ऑप्शन नंबर डी, वो इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। म्यूटेशन इज, उत्परिवर्तन क्या है ये आपको बताना है। ये तो इजी है यार, इजीली आप बता दोगे, इसको टिक कर दोगे। उत्परिवर्तन का सिद्धांत आपको पढ़ा होगा। देन क्या होता है, वंशागत लक्षणों में परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। चेंज इन हेरिटेबल कैरेक्टर्स को उत्परिवर्तन हम कहते हैं। ये जितने भी जीव होते हैं उनके जीन प्रारूप में जो स्थायी परिवर्तन होते हैं उनके कारण ये दिखाई देते हैं। चलिए अगला प्रश्न, द प्लॉइडी लेवल इज नॉट द सेम इन, सूत्र गुणता स्तर किसमें समान नहीं है। तो एक तो मैंने आपको अभी पढ़ा के हटा हूं, सेकेंडरी न्यूक्लियस, और दूसरा आपका आ जाएगा एंडोस्पर्म। वैसे भी आप टिक कर सकते थे क्योंकि सेकेंडरी न्यूक्लियस अभी हमने पिछले क्वेश्चंस में देखा है, तो इनमें से सिर्फ एक ही है जिसमें सेकेंडरी न्यूक्लियस दिया हुआ है। तो सेकेंडरी न्यूक्लियस एंड एंडोस्पर्म जो है बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। यदि सहलंगनता को मेंडल के समय में जाना गया होता तो निम्नलिखित में से कौन से नियमों की व्याख्या करने में वह सक्षम नहीं होते। इफ linkage was known at the time of Mendel, then which of the following laws he would not have been able to explain? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट था क्या, तो इसमें बोला गया था कि जब दो या दो से अधिक विशेषताएं वंशागत होती है तब जो विशिष्टिगत अनुवांशिक कारक युग्म है वो उत्पादन के समय स्वतंत्र रूप से आत्मसात करते हैं, जिससे कि विभिन्न लक्षण एक साथ होने का बराबर अवसर देते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो सहलंगनता का नियम है वो क्या कहता है उसको बारे में भी जान लेते हैं कि जब दो या दो से अधिक अलग अलग जीन एक गुणसूत्र में एक दूसरे के समीप स्थित होते हैं उन्हें सहलंगनता कहा जाता है, और सहलंगन जीन पुनर्योजन को रोकने के लिए पाए जाते हैं और युग्मक उत्पादन के समय मिश्रित नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रॉन्ग मैच्ड, निम्न में कौन सा गलत मिलान किया गया है। ठीक है, तो ऑल ऑफ दी अभी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, सारे के सारे जो है वो गलत मिलान किए गए हैं यहाँ पर। ठीक है, जो जितने भी है ये सारे के सारे गलत मिलान किए गए हैं। सबसे पहला RH फैक्टर, RH फैक्टर जो है कारक जो है वो एक प्रोटीन है जो कि अनुलेखन जो प्रक्रम होता है उसको समाप्त करने के काम आता है। ठीक है, इसी प्रकार से ये जितने भी दिए गए हैं उनको गलत मैच किया गया है सबके सबको। चलिए अगला प्रश्न, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो गलत कथन का आपको पता लगाना है। तो इसमें जो स्टेटमेंट बी दी गई है, द शिफ्ट फ्रॉम मीट टू ग्रेन डाइट्स
क्रिएटेड मोर डिमांड फॉर क्रेल्स, यानी कि मांस से अनाज के आहार में परिवर्तन से अनाज की अधिक मांग होती है। तो ये बिल्कुल ही स्टेटमेंट गलत होगी, ये उल्टा होना चाहिए कि मांस से अनाज में नहीं बल्कि अनाज से अगर मांस में परिवर्तन हो रहा है तो अनाज की ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि इनका जो उपयोग है वो उन जंतुओं के लिए चारा पैदा करने के लिए किया जाता है जिनका उत्पादन मांस के लिए किया जाता है। यानी कि देखिए, मैं सिंपल भाषा में समझाता हूँ। एक तरफ तो यह हमारा रहा अनाज, ठीक है, और दूसरी तरफ हमारा रहा मांस, ठीक है। तो इसमें बोला गया है कि अगर हम मांस से अनाज में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है, नहीं, इसमें बोला गया है अनाज से अगर मांस में कन्वर्ट हो रहे हैं तो ज़्यादा हमें अनाज की अधिक मांग होती है, तो ये बिल्कुल ही गलत होगा। लेकिन अगर हम मांस से अनाज में कन्वर्ट हो रहे हैं, अरे यार मैं गलत बोल गया, रुको दोबारा बताता हूँ। अनाज और यहाँ पर हो गया मांस। इसमें क्या बोला गया है कि अगर मांस से अनाज के आहार में परिवर्तन से मांस से अनाज के आहार में परिवर्तन से अनाज की ज़्यादा मात्रा होगी, तो ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। लेकिन अगर अनाज से हम मांस में परिवर्तन हो रहे हैं तो अगर हमें मांस खाना है तो हमें जिस जानवर का मांस खाना है उसको भी तो अनाज खिलाना पड़ेगा, तो यहाँ पर हमें ज़्यादा आवश्यकता होगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका गलत हो जाएगा और अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, कंफ्यूज कर दिया ना, चलिए कोई बात नहीं। युवा व्यक्तियों का अनुपात सबसे अधिक है। द प्रोपोर्शन ऑफ यंग इंडिविजुअल्स इज हाईएस्ट इन, किसमें अधिक है? तो एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन, यानी कि बढ़ती हुई जनसंख्या में। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो गलत कथन को आपको चूज करना है। तो इसमें जो स्टेटमेंट डी दी गई है वो बिल्कुल गलत होगी। बोला गया है कि वन्य जीव के लिए जलवायु नियमन और आवास की लागत लगभग 6% है। तो ये इंडिविजुअल 6% है, यानी कि ओवरऑल अगर हम बात करें तो टोटल ये 12% होगी, ठीक है। टोटल कितनी होगी? तो टोटल 12% होगी, इंडिविजुअल 6% है। तो ये यहाँ पर बिल्कुल ही गलत दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न, आवर्तबीजी के जीवन चक्र में सबसे निर्णायक चरण कहाँ अधिकतम मृत्यु दर देखी जाती है? द मोस्ट डेलिकेट स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ एन एंजियोस्पर्म वेयर मैक्सिमम मोर्टेलिटी ऑब्जर्व्ड इन द सीड स्टेज, फ्लावरिंग स्टेज, फ्रूटिंग स्टेज या फिर सीडिंग स्टेज। तो ये आएगा सीडिंग स्टेज, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का, द पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज अफेक्टेड बाय, जैव विविधता का पैटर्न प्रभावित होता है, किससे प्रभावित होता है ये आपको बताना है। तो ये दोनों से प्रभावित होता है, आकांक्षीय प्रवणता से भी और प्रजाति क्षेत्र संबंध से भी, यानी कि ए और बी बोथ इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो ये था आज का हमारा सेशन। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको काफ़ी हद तक पसंद आया होगा। अब फ्राइडे को नहीं बल्कि सैटरडे को आपको ये सेशन मिलेगा जिसमें कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। यहाँ पर मैं केमिस्ट्री को हटा दूंगा, ये सिर्फ और सिर्फ बायो के क्वेश्चंस है, ठीक है गाइस। बाकी ऐसी ही वीडियोस डेली आपको चैनल पर मिलने वाली है, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।